हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अभी हम बता रहे थे मेंडेलियन बता दिया और क्रोमोसोमल बता दिया था। तो पहले मेंडेलियन शुरू करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में बताया भी था मेंडेलियन डिसऑर्डर कि ये जीन रिलेटेड होता है या एलील में प्रॉब्लम के कारण होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का कारण होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन को बताया था कि दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोसोमल, ऑटोसोम में के ऊपर जो ऑटोसोम्स के ऊपर लोकेटेड जो जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, अगर उनमें एबनॉर्मेलिटीज होती है तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल बोलते हैं इसको। अब ऑटोसोमल में मैंने बताया था कि दो होता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। पहले हम लोग रिसेसिव की बात करते हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में रिसेसिव डिसऑर्डर को ही एक्सप्लेन कर रखा है, डोमिनेंट को दिया नहीं है। यहाँ पे जितने दे रखे हैं, चूँकि इसमें डोमिनेंट रिसेसिव क्लेरिफाई नहीं किया है, डायरेक्ट हमने टेबल इसलिए बना दिया। इसमें डायरेक्ट दे रखा है नेम, जैसे हीमोफीलिया दे रखा है तो हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, और जबकि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें के लिए कंटिन्यू नाम दे रखा है, डिफाइन अलग अलग नहीं कर रखा है, मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया था अलग अलग। तो फर्स्ट जो है रिसेसिव में वो है सिकल सेल एनीमिया, वहाँ से शुरू करते हैं। सिकल सेल एनीमिया से शुरू करते हैं। रिसेसिव में है फर्स्ट डिसऑर्डर जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअल में इसका नाम इसलिए पड़ा, हमारी जो आरबीसी होती है वो राउंड की जगह इसमें क्या हो जाती है, सिकल सेप्ड हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है, इसलिए इसको सिकल सेल्ड एनीमिया कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। होता क्यों है ये देखते हैं। एक्चुअल में हमारी जो आरबीसी बनाने वाले जीन्स होते हैं या आरबीसी बनाने वाले जो जीन्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम या डिफेक्ट के कारण होता है। अब होता क्यों है ये देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि हमारी जो आरबीसी बनाने वाले जीन्स होते हैं, इसमें लिख रखा होगा, एक्चुअल में जीन्स क्रोमोसोम थोड़ा सा बता देते हैं। डीएनए एक्चुअल में देखो, हमारे जो डीएनए होते हैं इस डीएनए में 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इनमें से एडेनिन गुआनिन प्यूरिन बेस कहलाते हैं और साइटोसिन थाइमिन पायरिमिडीन बेस होते हैं। तो जो प्यूरिन बेस होते हैं ये डीएनए में, अगर हमारा डीएनए जैसे इस तरह से है, डबल हेलिकल है, इनके बीच बीच में ये जो दिखाया रहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड नहीं है, ये बेस पेयर्स कहलाते हैं ये डीएनए के। अगर इसको हम अनकॉइल करें तो ऐसे दिखेगा तो इस तरह से दिया रहता है ATGC। ए से टी लिखा होगा, टी से ए लिखा होगा, यहाँ सी लिखा होगा, जी। इसका मीनिंग क्या होता है ये देखो। एक्चुअल में प्यूरिन बेस हो गए और एक होते हैं पायरिमिडीन बेस। तो जो प्यूरिन बेस होते हैं अभी हमने बताया एडेनिन और गुआनिन होते हैं, और दूसरी पायरिमिडीन बेस होते हैं। पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन 2 हैं। तो एडेनिन से जुड़ता है थाइमिन और गुआनिन से जुड़ता है साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, ये तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो उसी तरह से ये डीएनए के ये 2 स्ट्रैंड है आपस में, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से 2 स्ट्रैंड जुड़े होते हैं। अगर इस बॉन्ड को हम बीच से तोड़ दें तो दोनों स्ट्रैंड डीएनए का अलग हो जाता है। इन 3 बेस पेयर से अब हमने मान लो सपोज दैट इसको तोड़ दिया, इस तरह से अलग कर दिया, सी है, जी है, ए है, टी है, सी। अब इनमें से क्या होता है कि 3 लेटर डीएनए के मिल करके एक कोड बनाता है जिसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। एक कोड जो होता है वो एक एमिनो एसिड के लिए होता है, यानी उस एमिनो एसिड का कोडोन होता है। ये पर्टिकुलर कोड है तो पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कैरी करेगा, या जब प्रोटीन बनेगा तो वही एमिनो एसिड आकर के जुड़ेगा वहाँ पे। तो यही कोडॉन में एबनॉर्मेलिटी होती है या इस बेस पेयर में एबनॉर्मेलिटी होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो डीएनए का वो पार्ट जो आरबीसीज क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन बनाता है, आरबीसी की शेप बनाता है या आरबीसी को बनाता है एक तरह से, उसमें डिफेक्ट होता है। तो डिफेक्ट होता क्या है देख लो, इसमें क्यों होता है डिफेक्ट। एक्चुअल में यहाँ दे रखा होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, मैं इसको समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये जो यहाँ दे रखा है ये नीचे एमिनो एसिड है, इसके कोडोन्स इसके साइड में लगे रहेंगे। यहाँ पे ATGC जो भी रहेगा ना वो कोडोन्स रहेंगे। यहाँ पे जैसे दे रखा होगा GAG, तो एक्चुअल में ये डीएनए का पार्ट है, ये GAG, ये डीएनए के बेस पेयर्स हैं। इसका अपोजिट बनेगा तो क्या बनेगा, G से जुड़ेगा C, A से जुड़ेगा T और G से जुड़ेगा C। होता क्या है कि डीएनए जब भी प्रोटीन बनवाना होता है तो डीएनए खुद नहीं प्रोटीन बनाता है। डीएनए क्या करता है कि 3 आरएनए बनाता है। एक बनाएगा mRNA, दूसरा बनाएगा rRNA
और तीसरा बनाएगा tRNA, ठीक है, mRNA, rRNA और tRNA। ये rRNA और tRNA दोनों mRNA के ऊपर आकर के और इसी से क्या बनवाते हैं, प्रोटीन बनवाते हैं। तो एक्चुअल में प्रोटीन ये तीनों RNA मिलकर बनाते हैं, लेकिन बनवाता कौन है, DNA, ऑर्डर भेज करके। तो DNA का क्या होता है, दो स्ट्रैंड है, जैसे एक हो गया GAG हो गया, अपोजिट में आ गया CTC। जब ये mRNA बनाएगा तो एक्चुअल में DNA से RNA जब बने, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ोगे तो RNA में क्या होता है, DNA में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। RNA में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है उसमें। तो यहाँ जब mRNA बनाएगा तो C से तो G आ जाएगा, T से A आ जाएगा, ठीक है, यहाँ C से G आ जाएगा। अब ये हो गया mRNA का कोडॉन GAG। ये जिस एमिनो एसिड को कोड करता है उस एमिनो एसिड का नाम है वेलिन, सॉरी, उस एमिनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड, GLU। अब इसके साइड में जितने एमिनो एसिड लगा रखे हैं ना, XYZ जो भी, वो इसके पहले कोडॉन लगे होंगे, वो कोड करके एमिनो एसिड को ले आ रहा होगा। तो ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है, या म्यूटेशन ये होता है कि जो म्यूटेशन बोलता हूँ उसको, जो एडेनिन है बीच वाला A, ये जो A है ये हट जाता है और उसकी जगह पे थाइमिन आ जाता है। ये बोलते हैं A इज रिप्लेस्ड बाई T, यानी एडेनिन की जगह क्या आ गया, एडेनिन यहाँ से हट गया, उसकी जगह क्या आ गया, थाइमिन। अब GAG की जगह यहाँ क्या हो जाता है कि GAG की जगह क्या आ जाएगा, GTG आ जाएगा। एक ही हट गया और उसकी जगह क्या आ गया, T आ गया। तो यहाँ दिया होगा आगे वाले बेस पेयर में, यही दिया है ना, GTG। इसका मतलब एडेनिन यहाँ से हट गया और क्या आके जुड़ गया यहाँ पे, तो थाइमिन आके जुड़ गया और एडेनिन यहाँ से हट गया। अब नया जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, GTG बनेगा। अब जब इसका उल्टा, जैसे ये G से C, उसी तरह इसका भी उल्टा बनेगा, तो ये G से C, अब T से क्या जुड़ेगा, A, G से फिर C। अब यहाँ पे था TCTC, यहाँ हो गया CAC। अब इसमें भी जब mRNA बनेगा तो इसमें देखो mRNA में क्या बनेगा, अभी हमने बताया था कि जब DNA से mRNA बनता है तो mRNA में थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। तो अब इसमें क्या होगा, C का तो G आ जाएगा, लेकिन A से T नहीं आएगा, थाइमिन नहीं आएगा, क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, और यहाँ G का C आ जाएगा, C का G आ जाएगा। यानी कि थाइमिन, यहाँ पे अगर थाइमिन होता तो यूरेसिल आ जाता, एडेनिन आ जाता, लेकिन जब यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा। होना चाहिए था कोडॉन क्या, GAG। अब कोडॉन चेंज होकर क्या बन गया, GUG। अब पहले कोड हो रहा था ग्लूटामिक एसिड, अब कोड होने लगेगा वेलिन। इस वेलिन के कोड होने का कारण यहाँ जो RBC था वो RBC क्या था, राउंड था। यहाँ RBC क्या हो जाएगा, सिकल शेप्ड हो जाएगा, ये RBC हो जाएंगे, तो RBC का साइज बदल जाएगा। अब इसके कारण क्या प्रॉब्लम आएगी, RBC राउंड रहेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, RBC अगर सिकल शेप्ड हो गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्लाइन हो जाएगी। हाई अल्टीट्यूड पे नहीं जा सकता आदमी, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग, बहुत हार्ड वर्क नहीं हो सकता। जब ऑक्सीजन की कंजम्पशन की ज़्यादा ज़रूरत आएगी प्रॉब्लम आने लगेगा। हालांकि एक होता है इसमें कि इस पर्सन को कभी ज़िंदगी में मलेरिया नहीं होगा, लेकिन सर्वाइव बहुत कम कर पाते हैं, ये सर्वाइव करते हैं, बहुत रेयर होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, इसको ये माना जाता है कि अगर ये चेंज हो गया तो उसके लिए जीन माना जाता है रिस्पॉन्सिबल, और उस जीन का नाम है HbS। जब इसकी कंडीशन आएगी तो हीमोग्लोबिन, इसको HbS बोलते हैं। अभी HbS जो होता है वो रिसेसिव होता है, ये तब अपीयर होगा जब HbS दोनों एक साथ आएगा। अगर ये कंडीशन नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए HbA होता है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये दोनों S रहेगा तो क्या होगा, सिकल शेप्ड बनाएगा। नॉर्मल के अलावा अगर ये HbA और HbS है, ये कंडीशन है, तो इसको बोलेंगे कैरियर, इसको बोलेंगे कैरियर, और ये जो है वो क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कोई बीमारी नहीं होगी, कैरियर में भी कोई डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी ये देखते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि अगर फादर और मदर दोनों कैरियर हो गए तो प्रॉब्लम कहाँ आती है ये देखते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आ गई कि जैसे हमारे में भी म्यूटेशन हो गया, या कोई जो मेल पर्सन है उसमें भी जीन आ गया है म्यूटेशन के थ्रू। जैसे फादर है, फादर में भी म्यूटेशन के थ्रू HbA और HbS है, यानी फादर को नहीं पता है जीन है उसमें म्यूटेशन के थ्रू। जो मदर है, ठीक है, उसमें भी कंडीशन यही आ गई HbA और HbS।
म्यूटेशन के थ्रू आ गया। अब इसकी ऑफ स्प्रिंग देखो कैसे निकलेंगे। ऑफ स्प्रिंग अगर निकालना है तब देख लो, ऐसे निकालेंगे इसको, इसके थ्रू निकल जाएगा, मतलब पनेट स्क्वायर के थ्रू निकल जाएगा, क्रॉसिंग से भी निकल जाता है ये, दोनों तरह से निकाल के मैं बता देता हूँ, देख लो, उधर साइड में बना दूंगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके दो गैमेट बनेंगे, एक बनेगा HBS और दूसरा भी बनेगा HBS। यहाँ भी दो बनेंगे HBA HBS HBA HBS। अब देखो इसकी क्रॉसिंग करा के HBA और HBA, ये तो दोनों नॉर्मल होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। दूसरे का करा के देखो HBA HBS HBA HBS, ये भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन हेट्रोजाइगस होगा, कैरियर होगा ये। यहाँ आ जाओ HBA HBS, यहाँ पे HBA और HBS। अब चौथा जो बेबी होगा, फोर्थ जो प्रोबेबिलिटी है वो HBS HBS हो जाएगा, ये सिकल सेप्ट हो जाएगा। इसी को मैं बता रहा था कि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ये नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, लेकिन कैरियर, और ये क्या होगा, सिकल सेप्ट हो जाएगा, सिकल सेप्ट हो जाएगा। अब इसको वही मैं बता रहा था कि इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो पनेट स्क्वायर के थ्रू। कैसे, यहाँ पे लिख देंगे HBA HBS HBA HBS। अब AA, तो ये दोनों HBA HBA, होमोजाइगस नॉर्मल HBA HBS, हेट्रोजाइगस नॉर्मल, क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन में ही अपीयर होगा। जब रिसेसिव नहीं रहेगा तो ये अपीयर नहीं होगा। तो रिसेसिव अगर अपीयर हो रहा है, डोमिनेंट में अपीयर नहीं हो रहा है, तो डोमिनेंट होमोजाइगस में भी अपीयर नहीं होगा, हेट्रोजाइगस में भी नहीं होगा, यहाँ भी अपीयर नहीं होगा। HBA HBS ये आ जाएगा। ये चौथा जो होगा ये HBS HBS आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, सिकल सेप्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल, यानी कि 1:2:1 आएगा। क्या आएगा, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या आएगा, 3:1 आएगा। फिनोटाइप अगर देखा जाए तो 3:1 है, क्योंकि 3 जो है वो डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। मेंडल का लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे, मेंडलियन डिसऑर्डर इसलिए तो बोलते हैं। इसको फिनोटिपिकली देखेंगे तो 3 नॉर्मल, एक अफेक्टेड, यानी 3:1। जीनोटाइप देखेंगे तो इसका जीनोटाइप देखो, HBA HBA अलग है, HBA HBS HBA HBS, तो 1:2:1। जीनोटाइप आया 1:2:1, फिनोटाइप आया 3:1। मेंडल का लॉ का फॉलो हो रहा है, इसलिए इसको मेंडलियन डिसऑर्डर में रखते हैं। तो यहाँ भी वही है। अगर देखा जाए तो जीनोटिपिकली देखा जाए तो ये दोनों का जीन सेम है, ये दोनों का जीन सेम है। अच्छा, ये अलग है, एक जो अफेक्टेड है वो ये अलग है, ऊपर वाला जो नॉर्मल है ये अलग है। तो अगर फिनोटाइप देखेंगे तो ये तीनों नॉर्मल आएंगे, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये क्या है, अफेक्टेड है। तो फिनोटिपिकली में 3 नॉर्मल है, 3:1। जीनोटाइप में देखेंगे तो 1:2:1। तो मेंडेलियन लॉ फॉलो हो रहा है। ये था सिकल सेल एनीमिया। इसमें पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये कई बार दे देता है इसको बनाने के लिए, या पूछ देगा कि एक में, जैसे क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में 2 साल पहले, दे दिया था कि एक में ये जीन म्यूटेशन हुआ, ठीक है, लेकिन एक ही जगह वहाँ पे दे देगा कि ए जैसे दिया है, यहाँ पे टी आ गया, ये दे देगा कि जीन म्यूटेशन हुआ, लेकिन जो यहाँ पे बेस पेयर था वही बेस पेयर यहाँ आया, तो क्या होगा, तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेस पेयर अगर सेम रहेगा तो यहाँ कोडॉन भी सेम होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है सिकल सेल एनीमिया से। या ये एज इट इज़ बनाने के लिए आपके पास आ जाएगा कि इसको ड्रॉ करके बनाएं, या इसके डिसऑर्डर्स पूछ देगा कि डिसऑर्डर क्या होता है, या 6 नंबर पोजीशन पे ये चेंज होता है, ये भी ध्यान रखना। ये 6 नंबर पोजीशन जो होती है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर जो एमिनो एसिड है वही चेंज होता है। तो ये याद रखना, इसमें कौन नंबर एमिनो एसिड चेंज होगा, क्या चेंजिंग होगा। तो GAG की जगह GTG, और जो कोडोन चेंज होगा वो GAG की जगह GUG हो जाएगा, जिसके कारण GAG ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, GUG वेलिन को कोड करता है। वेलिन जो है वो सिकल सेप्ट बना देता है ये, और जो ग्लूटामिक एसिड है वो राउंड बना के रखता है इसको। ये सिकल सेल एनीमिया था। इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है, इसमें दे रखा है जो ऑटोसोमल, यहाँ तो नहीं दे रखा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया को भी समझा देते हैं। देखो है क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया,
एक्चुअल में फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, अदर डिसऑर्डर है। इसमें जो जो डिसऑर्डर एक बार एनसीईआरटी में दे रखा है उसको बता देते हैं, फिर जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया देख लो पहले। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक्चुअल में होता क्या है ये, फिनाइल कीटोन्यूरिया होता क्या है कि हमारे लीवर में एक एंजाइम का सिंथेसिस होता है, उसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जो ज़रूरी क्यों होता है, हमारी बॉडी में कई 20 एमिनो एसिड होते हैं, उनमें से लीवर पूरा का पूरा साइकिल चलाता है इसकी। लीवर में एक साइकिल चलती है, पड़े होगे ऑर्निथिन साइकिल, कई सारे एमिनो एसिड टूटते हैं, कई सारे बनते हैं। वैसे ही फिनाइल एलेनिन एक एमिनो एसिड होता है। ये क्या है, एमिनो एसिड है। ठीक है, इस एमिनो एसिड को तोड़ना ज़रूरी होता है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं रह सकता, ज़्यादा होगा तो एबनॉर्मलिटी कॉज करेगा। क्या करेगा अभी बताएंगे। फिनाइल एलेनिन, इसको एक एमिनो एसिड होता है, एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को तोड़ता है। किस में तोड़ेगा, तो टायरोसिन में तोड़ेगा। फिनाइल एलेनिन को किस में तोड़ेगा, टायरोसिन में। अगर जीन एबनॉर्मलिटी हो गई तो जो जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाता था वो इस एंजाइम को नहीं बनाएगा। जब नहीं बनाएगा तो ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं टूटेगा। अब ये अगर एक्सेस हो गया, एक्सेस फिनाइल एलेनिन अगर हो गया, फिनाइल एलेनिन हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया, नहीं टूटेगा तो ब्लड में ज़्यादा होना ही होना है। अब ये एक्सेस फिनाइल एलेनिन जा करके ब्लड में जब एक्सेस होगा तो ब्रेन में एक्युमुलेटेड होने लगता है। क्या एक्युमुलेट होने लगेगा, ब्रेन में एक्युमुलेट होने लगेगा। ये एक्युमुलेटेड इन ब्रेन, ये ब्रेन में आकर के हमारे एक्युमुलेट होने लगेगा। जब ब्रेन में एक्युमुलेट होने लगेगा देन इट कॉज मेंटल रिटार्डेशन। ये क्या करेगा, मेंटल रिटार्डेशन करेगा, मेंटल रिटार्डेशन। इसके अलावा अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा रहेगा तो ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन कर देता है, हेयर लॉस करने लगता है, कई कंडीशंस क्रिएट करने लगता है। सबसे तो टेंशन है ये मेंटल रिटार्डेशन कर देता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया इसीलिए इसका नाम है, याद रखिएगा कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम न बनने के कारण होता है कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाले जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को नहीं बना पाता है। ये एंजाइम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे लिवर में फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड को ये तोड़ता है, ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, टायरोसिन में। अगर ये एंजाइम नहीं रहेगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं टूटेगा। जब टायरोसिन में नहीं टूटेगा तो ये फिनाइल एलेनिन क्या होने लगेगा, एक्सेस होने लगेगा हमारे ब्लड में। जब फिनाइल एलेनिन हमारे ब्लड में एक्सेस होने लगेगा उस कंडीशन में ये ब्लड के थ्रू चला जाता है ब्रेन में, ब्रेन में जाकर के एक्युमुलेट होने लगता है। अगर ब्रेन में एक्युमुलेट होने लगेगा तो मेंटल रिटार्डेशन, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन, हेयर लॉस, ये तमाम चीज़ें यहाँ दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, इतना पढ़ोगे तो दे रखा है इसमें। ये तमाम डिजीज कॉज करने लगता है ये था फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके बाद जो दे रखा है एक थैलेसीमिया। एनसीईआरटी पुरानी होगी तो ध्यान रखना, ये लास्ट में 2 पेजेस दे रखे हैं। पुराने वाले एनसीईआरटी, नए वाले को तो बीच में दे रखा है। पुरानी एनसीईआरटी में लास्ट में ये 2 पेज दे रखे हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल। इसमें आप पढ़िएगा, यहाँ इस 2 पेज से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में बोर्ड में। तो इसमें देखना, यहाँ पे दे रखा होगा थैलेसीमिया, यहाँ भी लिखा होगा यहाँ पे ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। तो थैलेसीमिया देखो होता क्या है, उसके बाद बाकी का डिस्कशन करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है, इसको भी दे रखा है, हालांकि एनसीईआरटी में पूरा डिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन देखो पहले थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया भी, ये भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया भी देखो होता क्या है इसमें। थैलेसीमिया में क्या होता है, एक्चुअल में हमारी हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो जीन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। हमारे हीमोग्लोबिन में होता क्या है कि 2 चेन होता है हीमोग्लोबिन में हमारे 2 चेन होता है, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। ठीक है, अल्फ़ा चेन जो होता है ये, इसके जो जीन होते हैं वो 16 नंबर क्रोमोसोम पे होते हैं, जिसका नाम है HbA1। यहाँ दे रखा है एनसीईआरटी में, आप जब पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पे मिलेगा HbA1 और HbA2 16 नंबर क्रोमोसोम पे होते हैं ये। तो 2 जीन होते हैं, एक होता है HbA1 एंड HbA2। ये कहाँ पे होते हैं, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 16। ये होते हैं क्रोमोसोम
16 पे, ठीक है। और दूसरा बीटा चेन को बनाने वाले जो जीन होते हैं उस मतलब जीन का नाम है HBB। उस जीन का नाम है, उसको भी दे रखा होगा यहाँ पे देखना, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं, यहाँ नीचे एनसीईआरटी में दे रखा होगा जीन फॉर बीटा चेन HBB, यहाँ दे रखा होगा क्रोमोसोम नंबर 11। इसके जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 11 पे HBB, ये होते हैं क्रोमोसोम 11 पे, ठीक है। अब होता क्या है कई बार कि किसी एक जीन में अगर डिफ़ॉल्ट हो गया या किसी एक जीन में म्यूटेशन हो गया तो वो चेन नहीं बनेगा। तो अगर इस दोनों में से किसी एक में म्यूटेशन हो गया तो अल्फ़ा चेन बनेगा ही नहीं, बनेगा तो डिफेक्टेड बनेगा। तो उस तरह के थैलेसीमिया को हम बोलते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया, उसको बोलेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया। अब हीमोग्लोबिन बनेगा लेकिन कम बनेगा, क्वांटिटी कम बनेगी। अगर बीटा चेन में प्रॉब्लम हो गई तो उस तरह के थैलेसीमिया को बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। एक और जीन होता है जिसमें प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं डेल्टा थैलेसीमिया। उसके लिए भी जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं, उसको बोलते हैं HBD। ये भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो उसको बोलते हैं डेल्टा थैलेसीमिया, डेल्टा थैलेसीमिया। तो ये 3 तरह के थैलेसीमिया होते हैं जब अल्फा चेन में यानी HbA1 और HbA2 में प्रॉब्लम हो। ये पूछा जा सकता है 16 नंबर क्रोमोसोम पे अगर कोई जीन है उसमें म्यूटेशन हो रहा है, ब्लड रिलेटेड है तो कौन सा डिजीज होगा? थैलेसीमिया होगा, अल्फा थैलेसीमिया। अगर 11 नंबर पे है, ब्लड रिलेटेड जीन है, कोई डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा? बीटा थैलेसीमिया। 11 नंबर पर ही अगर दूसरा है, हालांकि ये कन्फ्यूज करके नहीं देगा, पूछ देगा, तो उसको बोलते हैं डेल्टा थैलेसीमिया। तो 3 थैलेसीमिया। अब इसमें क्या होगा? RBC बनेगा लेकिन कम, हीमोग्लोबिन बनेगा लेकिन कम बनेगा। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा अभी हमने बताया था सिकल सेल एनीमिया में, उसमें RBC तो बनेगा उतना ही जितना नॉर्मल बनता है लेकिन उसकी क्वालिटी ख़राब बनेगी। कैसा बनेगी? तो राउंड की जगह सिकल शेप बनेगा, यानी क्वांटिटी खराब, क्वालिटी ख़राब हो गया, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस उसको बोलते हैं। तो यही 2 तरह का होता है। अगर ये पूछ दे कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का कोई एग्जांपल बताएं तो थैलेसीमिया हो गया, अगर क्वालिटेटिव का पूछ दे तो वो सिकल सेल एनीमिया हो गया, क्योंकि RBC तो नॉर्मल बनेगा जितना बनना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? तो क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, क्वालिटी ख़राब बनी, मतलब प्रोडक्शन उतना ही हुआ लेकिन ख़राब प्रोडक्शन हुआ। यहाँ प्रोडक्शन तो ठीक हुआ लेकिन क्वांटिटी कम बनी वहाँ। तो ये दोनों में ही प्रॉब्लम आती है। इसमें भी अगर डेल्टा में, चाइल्ड में जनरली हो जाता है, डेल्टा में सफ़र नहीं कर पाता है, डेथ हो जाती है, फेटल हो जाता है, ये बचपन में ही नॉर्मली सर्वाइवल प्रॉब्लम आती है थैलेसीमिया में बच्चों के साथ, क्योंकि ब्लड बनता ही नहीं है बॉडी में, हम कितना ब्लड चढ़ाएंगे उसको बॉडी में, तो ब्लड चढ़ा नहीं सकते बहुत ज़्यादा। तो ये 2 डिजीज़ हो गई, 3 डिजीज़ हो गई, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। इसके बाद और भी 3-4 डिजीज़ हैं, टोटल तो 8 हैं ये, लेकिन बाकी को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। ओके।